Welcome to MediJEE classes. This is first lecture of class 11th physics. Okay. Now इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे. फिजिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिजिक्स का कितना पार्ट है, बिकॉज जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं उसके रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली फिजिक्स में हम पढ़ते किस चीज़ से रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से ही कि फिजिक्स है क्या और बेसिकली फिजिक्स में हम स्टडी किस पे करते हैं. ओके, तो देखिए पहले बता दूं कि जो फिजिक्स है, जो एज ए हिस्ट्री की तरह लोग पढ़ते हैं कि फिजिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो फिजिक्स है वो ओरिजिन हुआ आपका ग्रीक वर्ड है एक, इसको बोलते हैं फिजिक, जिसका मीनिंग होता है नेचर. तो इसके बेसिस पे ये बोला गया कि फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस, यानी नेचर के चीजों को स्टडी करना है. यानी जैसे मान लीजिए कि न्यूटन ने दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके रिगार्डिंग, कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है. तो जब न्यूटन ने लॉ नहीं दिया था तो भी वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा था. हमने बस किया क्या, उसको एक रूल्स के रिगार्डिंग बांध दिया, रूल्स से बांध दिया कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और कितना स्पीड से जाएगा, कितना फोर्स लगेगा, उसको निकालने के लिए फिजिक्स में हमने फॉर्मूले डिराइव कर दिए. तो बेसिकली जो फिजिक्स है वो नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करता है. दिन होता है, रात होता है, अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, ये सारे के सारे नेचुरल फेनोमेना है. फिजिक्स बस उसको स्टडी करता है, उसके लॉ को स्टडी करता है, एंड लॉ के स्टडी करने के बाद में फिर उसका साइंटिफिक एप्लीकेशन करता है, जो हम डेली लाइफ में चीजों को बनाते हैं. ठीक है, तो जो फिजिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द नेचुरल साइंस, जो कि नेचर के बेसिक रूल को एक्सप्लेन करता है. ओके, सो वी कैन से दैट कि फिजिक्स है क्या बेसिकली. So physics is a natural science है which deals with basic laws of nature, एंड जो इसके एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड चीजों को ये स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, नाउ फिजिक्स का डेवलपमेंट तो बहुत पहले हुआ, गैलीलियो से भी पहले का फिजिक्स है. ठीक है, ऐसा कोई फिजिक्स का कोई वो नहीं है, बट सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन था पहले 16th सेंचुरी में, वो था आपका न्यूटन का. एक टाइम ऐसा था न्यूटन टाइम में कि कोई नॉर्मल साइंटिस्ट जब लॉ देता था और न्यूटन जब चाहे तो ही वो एंट्री मिलता था, अदरवाइज होता. इतना ज्यादा न्यूटन का इफेक्ट था फिजिक्स में कि बहुत सारे साइंटिस्ट का जो पेपर्स हैं, जो थियरीज हैं, वो न्यूटन के बाद में पब्लिश किया गया. यानी डिस्कवरी पहले हुआ बट जो उसको वैलिडिटी है वो न्यूटन के बाद मिला. इतना ज्यादा उस पे फिजिक्स पे उसका कमांड था, या ये बोल सकते हैं कि जो वो बोलता था एज एक टाइम पे वही चीज होता था. ठीक है, कोई गलत भी न्यूटन्स लॉ, अभी आगे हम पढ़ेंगे 11th में कि कई जगह पे न्यूटन्स लॉ जो होता है वो आपका फेल कर जाता है, लेकिन जब उस टाइम पे इतना थ्योरी दिया गया तो न्यूटन ने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, तो न्यूटन ने जो फिजिक्स को डेवलप किया उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं. जैसे होते हैं ना म्यूजिक में भी क्लासिकल एंड मॉडर्न, लाइक द सेम जो न्यूटन टाइम का डेवलप किया हुआ जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, एंड जो अभी मॉडर्न चलता है उसको हम आपको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं. क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, अब या क्वांटम फिजिक्स भी नाम से जानते हैं, मॉडर्न जो है उसको क्वांटम फिजिक्स भी नाम से जानते हैं. ठीक है, और दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग है. ठीक है, जैसे हर एक का एक एक आपका बोलते हैं कि जो फिजिक्स है दैट इज द किंग, मैथ्स को बोलते हैं उसका क्वीन, बिकॉज फिजिक्स के चीजों को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको मैथ्स का एक्सप्रेशन चाहिए. F = ma, सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में. F = ma, इसमें फोर्स फिजिक्स का है, मास फिजिक्स का है,
एक्सेलरेशन फिजिक्स का, बट ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो मैथ्स का। यानी फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैथ्स का लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। दैट्स वाई फिजिक्स को किंग और सारा का सारा पावर किसके पास चला गया, मैथ्स के पास, इसलिए उसको क्वीन बोला जाता है, बिकॉज उसके टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए कौन कौन सा, ये बेसिक्स हैं जो स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम पूछता है, बट अगर आप साइंस लिए हैं तो कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग चीजें पता होनी चाहिए कि हम बेसिकली कितने पार्ट है। तो एक आता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और एक है आपका मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये प्योरली न्यूटन का डेवलपमेंट माना, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट था लेकिन प्योरली न्यूटन का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा था, इसीलिए फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन को बोला जाता है। एंड जो मॉडर्न फिजिक्स है यानी जो क्वांटम फिजिक्स है उसके फादर अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। बट जो मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स है उसके बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, फैराडे का कंट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, तो इसीलिए एरिस्टोटल का होता है। तो ये सारे के सारे यानी मेन बोले कि क्वांटम फिजिक्स का फादर कौन है, फादर मतलब हुआ जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन, अदरवाइज मैक्सवेल भी आता है, एरिस्टोटल भी आता है, ये सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है। बट क्लासिकल फिजिक्स पे एक ही आदमी का पूरा अधिकार था, ऑथोरिटी था, दैट इज न्यूटन। तो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में डिफरेंस क्या है, तो जब न्यूटन का टाइम था उस टाइम पे बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ नहीं था, यानी उसमें ऐसा ऑब्जेक्ट पे ही रूल लगता था जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है मैक्रोस्कोप देख सकते हैं तो इस पे लगेगा। तो न्यूटन टाइम में जो यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, उसमें हम मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े पार्टिकल पे स्टडी करते हैं, और जो आपका क्वांटम फिजिक्स है उसमें आपका हम स्टडी करते हैं किस पे, स्मॉल पार्टिकल पे। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। ठीक है, जबकि ये जो है ये आपका एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना, ये माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना का एक्सप्लेन करता है और ये आपका मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है। क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से पोर्शन बेसिकली आते हैं। मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स की बात करो तो इसमें मैकेनिक्स जो कि मोशन से रिलेटेड है, जितने भी मोशन है चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, ये सारे के सारे मोशन से रिलेटेड जितने भी चीजें होते हैं और सारे के सारे मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। यानी फिजिक्स में फर्दर अगर ब्रांच में डिवाइड करोगे तो मैकेनिक्स आ गया। लाइट से रिलेटेड चीजों को जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। हीट से रिलेटेड जिस चीजों को स्टडी करते हैं उसका फिजिक्स में अलग से ब्रांच है, दैट इज नॉन एज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और करंट से रिलेटेड चीजों को जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो मैकेनिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रो डायनामिक्स है ये आपका, ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, थर्मो डायनामिक्स है, ये सारे जो ब्रांच हैं वो आपका क्लासिकल फिजिक्स में आता है। इनफैक्ट न्यूटन ने ही ऑप्टिक नाम का बुक लिखा था जहां से ऑप्टिक्स का हुआ, जो प्रिज्म वाले पढ़ते हैं, प्रिज्म से लाइट फॉर्मेशन होता है, वो आपका न्यूटन का ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो जो आपका क्लासिकल फिजिक्स होता है उस पे फादर उसको बोलते हैं न्यूटन को। ठीक है, एक्सप्लेन किसको करता है, ये मैक्रोस्कोपिक फेनोमेनन का इतने सारे ब्रांच आते हैं। क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आया, और क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स आता है जो एक्सप्लेन करते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसमें एटम्स को, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और न्यूक्लियर फेनोमेनन का स्टडी करते हैं। यानी एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया एंड न्यूक्लियर
फेनोमेना, ये इसमें आता है। यानी इसमें ऐसे पार्टिकल पर जनरल ये स्टडी करते हैं जो नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, जैसे एटम, एटम को नहीं देख सकते, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे जो है उसमें आते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस पर स्टडी करना हो, न्यूक्लियर फेनोमेना यानी रेडियो एक्टिविटी जो पढ़ते हैं कि लाइट ऑटोमेटिकली लाइट एमिट होता है, किस कई सारे सब्सटेंस है जैसे यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, ठीक है, इस सब से ऑटोमेटिकली लाइट एमिट होता है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जिसको हम नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। जितने भी एटम्स हैं, आप 11 से लेकर 12 तक फिजिक्स पढ़ोगे, तो अभी तो आपको क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो आपको ये मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है, यानी क्लासिकल फिजिक्स के अलावा मॉडर्न फिजिक्स भी स्टडी करना है, जिसमें एटम नाम का चैप्टर आएगा, मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस चैप्टर आएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स का वो पार्ट है, ठीक है। तो फिजिक्स का दो ब्रांच, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसमें ये ब्रांच आता है, ये वाला पोर्शन आपका इस वाला में आता है ब्रांच, ठीक है। नाउ ठीक है, जो आपका फिजिक्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ठीक है, वैसे वैसे फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्रांचेस बनते गए, ठीक है। जो फिजिक्स ऐसा फिजिक्स में आता है कि पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, तो बोलते हैं यूनिवर्स जो है या तो मैटर से बना हुआ है या फिर रेडिएशन, यानी यूनिवर्स का जो मेन कंपोनेंट है वो आपका रेडिएशन एंड मैटर। हम लोग मैटर्स में आते हैं, जो लाइट है वो आपके रेडिएशंस में आते हैं। तो यूनिवर्स के जो दो मेन कंपोनेंट है दैट इज आपका रेडिएशन एंड मैटर। फिजिक्स का फिर एक स्कोप डिफाइन किया गया है, जैसे टाइम, आपको मिनिमम टाइम कितना पता है, या मिनिमम मास कितना पता है, मैक्सिमम मास कितना पता है, यानी फिजिक्स जो है वो मैक्सिमम कितने मास तक को डील कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट मास को डील कर सकते हैं फिजिक्स में, यानी अभी तक फिजिक्स में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उसका स्कोप क्या है, यानी उसका रेंज क्या है, ठीक है। मास का अलग रेंज होता है, ठीक है, टाइम का आपका अलग रेंज होता है, अलग अलग लेंथ होता है, लेंथ का अलग रेंज होता है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब होता है जो मेन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम, उसका रेंज बताओ। फिजिक्स में मिनिमम टाइम कितना लिया जाता है और मैक्सिमम टाइम कितना ले सकते हैं। मास में भी मिनिमम मास किसका होता है और मैक्सिमम मास किसका होता है, ये रेंज को ही स्कोप ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पोर्शन था क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मेन फादर अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ओके। ये बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है। अब तो मैंने मेन टॉपिक पे गया नहीं है, ये इंट्रो ऑफ फिजिक्स है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी रेंज, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ एंड टाइम, इसको बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, उसका रेंज क्या क्या है। देखिए, लेंथ, बात करते हैं लेंथ का, तो फिजिक्स में सबसे मिनिमम लेंथ 10 टू द पावर -15 मीटर लेते हैं, एंड हाईएस्ट 10 टू द पावर 26 मीटर लिया जाता है, ठीक है। अब बोलोगे ये वाला पोर्शन क्या है, ये न्यूक्लियस का साइज है। वैसे 10 टू द पावर मतलब -13 लेते हैं, लेकिन ये और ये आपका यूनिवर्स का साइज लिया जाता है, यानी ये जो पोर्शन है दैट इज द साइज ऑफ यूनिवर्स है, और ये आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस है। यानी इस रेंज में लेंथ इस रेंज में लिया जाता है, यानी फिजिक्स में मिनिमम डिस्टेंस ये और मैक्सिमम डिस्टेंस ये है। ऐसा नहीं कि फर्दर -18 आएगा तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक फिजिक्स में ऐसा कोई चीज़ ऐसा ऑब्टेन नहीं हुआ है जो -18 या लेंथ में हो, ठीक है। लेंथ हो गया। मास ले लेते हैं। सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम फिजिक्स में डील करते हैं। इलेक्ट्रॉन का सबसे मास 10 टू द पावर -31 kg, यानी दिस इज द व्हाट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मिनिमम लेते हैं और मैक्सिमम 10 टू द पावर 56, दैट इज मास ऑफ यूनिवर्स। यानी मास जो है वो इस कैटेगरी में आपका लाई करता है। यानी फिजिक्स में सबसे लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को माना जाता है और सबसे हैवी यानी पूरे यूनिवर्स का मास। ऐसे ही टाइम की बात करें तो टाइम देखिए क्या है, टाइम का रेंज 10 टू द पावर -20 सेकेंड टू 10 टू द पावर 18 सेकेंड के बीच लाई करता है। 10 टू द पावर -2 सेकेंड होता है न्यूक्लियस को, किसी भी पार्टिकल को न्यूक्लियस को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -22 सेकेंड। एंड यूनिवर्स को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है यानी एक साइड से दूसरे साइड जाना हो तो 10 टू द पावर 18 सेकेंड लगता है। यानी फिजिक्स में टाइम इस रेंज तक को स्टडी किया जाता है, मास को इस रेंज में स्टडी किया जाता है। अलग अलग न्यूमेरिकल साइन उसमें यूज भी होगा और आपका लेंथ का इस रेंज में यूज किया जाता है। अर्थ का मास हम यूज करेंगे 6 × 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स इस रेंज तक में काम करता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम फंडामेंटल फोर्सेस। नेचर में बहुत सारे टाइप के फोर्सेस हैं। हो सकता है ये बहुत सारे फोर्सेस ऐसे भी हैं जो अपने को पता नहीं है। जैसे मैं आपको 10 फोर्स तो मैं काउंट करवा दूंगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स हो गया, उसके बाद आपका कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आ ही गया। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्स। ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। और हर एक फोर्सेस के रिगार्डिंग सारा का सारा इंफॉर्मेशन लर्न करना, अगर मान लीजिए 100 फोर्सेस हैं, उस सारे 100 फोर्सेस के रिगार्डिंग सब कुछ पता करना, ये थोड़ा सा टफ काम है, किसी के लिए टफ काम है। तो फिजिक्स में एक टर्म चलता है यूनिफिकेशन। अभी भी फिजिक्स में यूनिफिकेशन बाकी है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि 10 टॉपिक अलग अलग पढ़ने के बजाय एक कॉमन चीज ऐसा हो कि एक टॉपिक पढ़ो और 10 टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको बोलते हैं हम फिजिक्स में यूनिफिकेशन। ये जितना होता जाएगा फिजिक्स उतना आसान होता जाएगा। 12th में पहले इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं था। आपने 10th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि जब कोई कंडक्टर से होकर के 10th में दिया हो, चाहे सीबी कोई सा भी बोर्ड से हो, उसमें एक ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका स्टडी करना, इसको बोलते हैं हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या देखा था, आपको याद होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दिया, जब की को ऑन करते हैं तो करंट पास होता है और जैसे ही करंट पास होता है तो ये जो नीडल है वो आपका पैरेलल क्या हो जाता है, आपका अरेंज्ड हो जाता है। ठीक है, दिस नीडल विल अरेंज्ड पैरेलली। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। 10th में चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये क्या है, यूनिफिकेशन। यानी ऑर्स्टेड ने अपना ये एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच और मैग्नेटिज्म ब्रांच को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि एक चीज पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिज्म में चैप्टर्स टॉपिक्स आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम यूनिफिकेशन। यानी एक चीज पढ़ा और उसके रिगार्डिंग दूसरे रिलेटेड चीजें के रिगार्डिंग आपका इंफॉर्मेशन गेन हो गया। तो ये हो गया, तो उससे क्या हुआ कि आपको दोनों को सेपरेटली बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक यूनिफाइड हो गया, एक चीज पढ़ो, दूसरा चीज आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। फिजिक्स में अभी भी यूनिफिकेशन जो है वो बाकी है। बहुत सारे ब्रांच ऐसे हैं जिसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो जितने सारे फोर्सेस थे उस सब फोर्सेस को इंडिविजुअली पढ़ना मुश्किल था। तो क्या हुआ, जितने भी फोर्सेस थे उस पर स्टडी किया और उससे कॉमन चीजें निकाला कि ये चीज तो इसमें भी था, ये चीजें इसमें भी था। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जितने भी यूनिवर्स में फोर्सेस हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यानी जितने भी फोर्सेस अभी तक पता है वो सारे के सारे इन्हीं 4
कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल फोर्स से पहले हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नॉन एज फंडामेंटल। ठीक है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा है कि मैटर्स को डिवाइड करते, मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस को डिवाइड करते थे, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते थे, एटम मिलता है, एटम्स को डिवाइड करते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फर्दर डिवीजन नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यानी जिस लिमिट के बाद, यानी इसी चीज को जितना फ्रैक्शन में मैं तोड़ सकूं उसके बाद में फर्दर तोड़ ना पाऊं, तो वो इसका फंडामेंटल पार्टिकल कहलाएगा। जैसे ब्रिक्स यानी ईंट किसी वॉल के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरह काम करता है, बिकॉज वॉल को तोड़ेंगे तो ब्रिक्स मिलेगा, ब्रिक्स को तोड़ेंगे तो फर्दर ब्रिक्स ही मिलेगा। तो जैसे वॉल के लिए, फॉर एग्जांपल वॉल के लिए ईंट ब्रिक्स एक जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, लाइक द सेम किसी भी सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि फर्दर हम अभी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी फर्दर डिवीजन आ चुका है। ठीक है, यानी अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फंडामेंटल, अभी तक आपके लेवल तक ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन का डिवीजन नहीं आया, जिस दिन इलेक्ट्रॉन का डिवीजन आ जाएगा उस दिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल कहलाएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का फर्दर डिवीजन आ चुका है। ठीक है, वो हम आगे लेक्चर में भी पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा। तो देखिए फंडामेंटल फोर्सेस क्या है। सो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हम पहले क्या करते हैं डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद नाम लिख देंगे। 4 फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन आफ्टर आपका आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। दे आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। हम एक एक चीज को डिटेल में स्टडी करके ही पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे फोर्स आएगा। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इससे रिलेटेड आपका 9th में टॉपिक था जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। सबसे पहला चीज कि किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए जिसके बिना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग सकता? ठीक है, तो वो है आपका मास। एनी बॉडी हैविंग मास मस्ट एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। न्यूटन ने, आपको पता होगा कि न्यूटन का डिस्कवरी है ये, ठीक है। सो इट एक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ मास, यानी ड्यू टू मास। न्यूटन ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ओके। सिर्फ इतना बोला कि जिसके पास मास होगा वो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो इट एक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ मास। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, यह हमेशा ही अट्रैक्ट करता है, चाहे मास बड़ा हो चाहे मास छोटा हो। सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यह हमेशा ही क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, ओके। नेक्स्ट वन, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है जो बहुत दूर से भी लग जाता है। अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस कितना? अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर भी अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी के कारण से
जो अर्थ है वो अपने फिक्स पाथ पे घूमता है। अगर अर्थ सन का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो वो अपने पाथ पे नहीं घूमे, फिर वो किसी पे भी रैंडमली कहीं मूव कर सकता है। सो अर्थ यानी सन रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स and the distance between the earth and the sun is very large. It is approximate 15 crore kilometers, but still gravitational force are acting. इतना दूर होने के बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। इसका मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है जो काफी दूर से भी लग सकता है। ओके, सो इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब आते हैं फोर्थ वन कि क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है। It is independent from the medium. मीडियम का मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हम मीडियम हो सकते हैं, एयर है, कोई वुडन ब्लॉक है, थर्मोकोल है, वाटर है, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी मीडियम हो सकता है। मीडियम का मतलब होता है मैटर, ठीक है, कोई मैटर होगा वो एज अ मीडियम की तरह काम करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए दो सब्सटेंस ऐसे, इसके पास ही मास है, इसके पास ही मास है, तो अभी इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। मैं अगर इसके बीच में तीसरा सब्सटेंस को रख दूं तो क्या इसके और इसके बीच में फोर्स सेम रहेगा या बदल जाएगा? ऑब्वियस बात है सेम रहेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं चेंज क्यों नहीं होता है। आपने सोलर इक्लिप्स का नाम सुना होगा, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, क्यों लगता है सोलर इक्लिप्स? तो अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो अर्थ पे सन का लाइट नहीं पहुंचता डायरेक्टली, इसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ओके, अर्थ जो है यानी मून जो है वो आपका अर्थ से 100 टाइम्स मास कम है। आगे हम पढ़ेंगे, मास ही बताऊंगा मैं आपको। 100 टाइम मास कम है, यानी पूरा इतना बहुत ज्यादा कम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है? ऐसा होता है कि सोलर इक्लिप्स लगा तो अर्थ अपने एक्सिस से बाहर निकल गया? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अर्थ और सन का बीच में मीडियम कोई सा भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और ये सारी चीजें पहले स्टडी किया जाता है, उसके बाद फैक्ट बनाया जाता है। यहाँ से स्टडी किया, अरे ये तो अर्थ और सन के बीच में मून इतना बड़ा पत्थर है, रॉक्स हैं, ठीक है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब हुआ कि दो मास के बीच अगर कोई मीडियम भी रख देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर मैं इस सब्सटेंस को ऐसे रिलीज करूं तो जिस स्पीड से जाएगा, मैं बीच में ऐसे रख दूंगा तो भी वो उसी स्पीड से नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि चलो अर्थ और इसके बीच में कोई सब्सटेंस आया तो ग्रेविटी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मीडियम से इंडिपेंडेंट, यानी दो सब्सटेंस के बीच में कंक्रीट का वॉल भी खड़ा कर दोगे ना तो भी उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वही लगेगा जो पहले लग रहा था। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम। नेक्स्ट, नेचर में जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं, जो हम 4 टाइप के फोर्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे वीक फोर्स होता है आपका ये, ठीक है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में जितने भी फोर्सेस अवेलेबल हैं या जितने भी फोर्सेस आपने पढ़ा है और जितने भी फोर्सेस आप पढ़ोगे, उस सब में सबसे वीक फोर्स होता है। सोचो कि इस फोर्स के कारण से हम लोग अर्थ पे टिके हैं, उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो भी सबसे वीक है। तो जो स्ट्रांग फोर्स होगा वो कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसी में एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़ दिया गया, ठीक है, एक दूसरे के नियर बाय में, तो क्या उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? इनफैक्ट क्वेश्चन ये था कि 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़ दिया तो पहला ऑप्शन था दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सेकंड दे विल रिपेल ईच अदर, थर्ड दे विल डू नथिंग, यानी कुछ नहीं करना, अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, एंड फोर्थ वन
ऑल ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक आंसर है दे विल अट्रैक्ट इच अदर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं है, स्पेस में ऑब्वियसली बात है कोई ग्रेविटी नहीं होती है, तो फिर उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग सकता है। इस पूरे पॉइंट में या न्यूटन ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ लगाता है, उसने बस इतना कहा था कि जिस बॉडी के पास मास होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब हुआ कि क्या हम स्पेस में जाते हैं तो हमारा मास घट जाता ना, आपने 9th में पढ़ा है, वो हमारा वेट होता है जो 0 हो जाता है, हमारा मास रिमेन कांस्टेंट। मास इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे तो आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन मास। इसका मतलब हुआ कि हम इस दो एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में भी गए हैं तो उनके पास मास तो होगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला ही कंसेप्ट है इट एक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ मास, यानी ड्यू टू मास, यानी स्पेस में भी हमारे पास मास रहेगा, एस्ट्रोनॉट के पास मास रहेगा, और जिसके पास मास है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी स्पेस में भी वो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। वो अलग बात है कि अट्रैक्ट नहीं करे, लेकिन अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। तो राइट आंसर होगा दे विल अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे कंसेप्ट अगर थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो हम सारे कुछ पढ़ने के बाद भी राइट आंसर नहीं कर सकते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो बेसिक आपका कंसेप्ट चेक करता है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या ना दो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक्स आप जो पढ़ते हैं उसके रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि अगर मैं एक मास है आपका m1 और दूसरा मास है आपका m2, इफ इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ जितना मास बढ़ाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना बढ़ेगा, यानी जितना हैवी होगा, अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो अर्थ हमें खींच के रखा हुआ, मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। नीचे में डिस्टेंस है, डिस्टेंस दो बॉडी के जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना घट जाएगा। एक और चीज कि इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो जिस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो, ऐसे फॉर्मूलेज को एक अलग से फैमिली बना कर रखा गया है, उस फैमिली को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जिस फॉर्मूले के नीचे में स्क्वायर होगा, ठीक है, उसको वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसको अलग से ही कैटेगरी बना दिया गया है, जिसके नीचे में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो वही। सो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। सो इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फिर है कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, पहले हम यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद में डिटेल में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही इसको। कि मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ से मुझे ऊपर उठा के ले जाना कहीं पे, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ऊपर उठा के ले जाऊं डायरेक्ट, या ऐसे घुमा के ले जाऊं, वर्क डन सेम ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है 9th में आया होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी आप इसको घुमा के ऐसे ले जाओ या यहां से डायरेक्ट ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा यही, तो आप किसी भी पाथ से ले जाओगे वर्क डन वहीं आएगा। तो जिस फोर्स का वर्क डन
पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। ठीक है, अर्थ से ऐसे उठा के लाओ या अर्थ से ऐसे उठा के लाओ, वर्क डन विल बी सेम। सो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी बेसिक्स फंडामेंटल फोर्स में से आपका ये आया ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी जो चार्ज के बीच लगे, जो मैग्नेट्स के बीच लगे, वो सारे के सारे आपका आता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। जो मास के कारण से लगता हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है। तो ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के आपके फैक्ट हैं। ओके, आगे 11th का फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर ग्रेविटेशनल ही है, वहां पे और डिटेल में इसको स्टडी करने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज दी व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखते हैं सेकेंड फोर्स जो है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट्स के भी, जनरली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। ठीक है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन बॉडी। जैसे उसमें क्या था, मास, सो दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू चार्ज। चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसको डिस्कवरी किया था कूलम्ब ने, इसलिए इसको कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। 12th में फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो आपने 10th में पढ़ा था कि सेम चार्ज रिपेल एच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज सेम है, टू चार्ज सेम है या अपोजिट है। एक सिंगल चार्ज किस पे फोर्स लगाएगा, सिंगल चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, एक दूसरा चार्ज होना चाहिए तभी फोर्स लगेगा। सो इट मे बी अट्रैक्टिव, दैट इज बिटवीन अपोजिट चार्ज, और रिपल्सिव, दैट इज बिटवीन सिमिलर चार्ज। ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। फिर है कि ये जो फोर्स है, यानी जो अट्रैक्टिव और आपका रिपल्सिव फोर्स है, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स में आता है। लॉन्ग रेंज का मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से एक्ट होता है उतना तो नहीं करेगा, लेकिन इतना भी नहीं होता, यानी आप इसके डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। जिसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं हम देख करके उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। दो चार्ज को इतना डिस्टेंस पे या दो मैग्नेट को इतना डिस्टेंस पे रखेंगे, अगर मैग्नेट बड़ा है तो फोर्स लगा सकता है, यानी चार्ज बहुत बड़ा होगा तो फोर्स लगेगा। सो ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स में ही आता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। बात करते हैं मीडियम का, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर दो चार्ज को आप एयर में है, जितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों को वाटर में डिप कर दीजिए तो फोर्स सेम नहीं रहेगा, फोर्स का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, सो डेंसिटी अगर मीडियम का ज्यादा होता है तो फोर्स का वैल्यू घट जाता है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द
मीडियम ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है ये उस पर डिपेंड करता है, यानी मीडियम चेंज तो फोर्स चेंज हो जाएगा। ओके फिर डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये जो फोर्स है ठीक है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है, बाकी फोर्स से हम कंपेयर करेंगे बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। ठीक है फिर जो है वो देखिए कि इस अगर दो चार्ज जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में था, अगर मान लीजिए चार्ज Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन अगर R है तो इन चार्ज के बीच जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी आपको 12th में आप पढ़ने को मिलेगा K कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है बिकॉज ये फॉर्मूला कूलम्ब्स ने दिया था। दो इलेक्ट्रिक चार्ज है ठीक है, तो अगर दो चार्ज के बीच अगर आपको फोर्स निकालना हो तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जहां पे ये जो K होता है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 उसका वैल्यूज होता है। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। एक और चीज फिर से देखिए, इस फार्मूला में भी नीचे में क्या आया है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब है कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फैमिली से बिलोंग करता है। सो दिस फोर्स belongs to inverse square लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे आपका डिपेंड करता है और ये भी एक टाइप से कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। ठीक है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है बिकॉज चार्ज को आप सीधे ले जाओ या चार्ज को आप टिल्ट करके ले जाओ उससे ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। सो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जो उसमें था एज इट इज इसमें भी सारे पॉइंट्स आए हैं, प्रोबेबली सारे टॉपिक जो है इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक है तो ये था आपका सेकेंड टाइप का फोर्स, सेकेंड फंडामेंटल फोर्सेस। इसमें बहुत सारे टाइप के फोर्स आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पता है आपको कि दो सरफेस को रब करते हैं तो यानी एक सरफेस दूसरा सरफेस स्लाइड करता है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। टेंशन फोर्स, इसका मैं एग्जांपल बोलूं, ठीक है एग्जांपल मैं साइड में लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन का मतलब होता है कोई रस्सी है उसको खींचते हैं तो टाइट हो जाता है, तो टाइट जो होता है वो टेंशन फोर्स के कारण से। टेंशन फोर्स। विस्कस फोर्स, जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे स्लाइड करता है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और वहीं एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड पे अगर स्लाइड करता है तो उसके बीच यानी लिक्विड्स के लेयर के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। उसके अलावा वाइंसी फोर्स, ये सब इसी टाइप में फोर्स में आता है। ठीक है तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके नाउ अब हम चलते हैं थर्ड टाइप का फोर्स। एक और चीज, इस फोर्स का एक दूसरा नाम भी है दैट इज कॉल्ड क्वार्क फोर्स। वैसे तो ये 12th में आएगा बट आपको पता होना चाहिए कि इसको क्वार्क फोर्स बोलते कैसे हैं। ठीक है तो मैं इसे लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो नॉन एज
also known as quark force. This force is also known as quark force. पहले मैं थर्ड फोर्स बताने से पहले ये बता दूं कि इसको क्वार्क फोर्स बोलते कैसे हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, उससे पहले देखते हैं क्वार्क। ये क्वार्क है क्या? क्वार्ट्ज और क्वार्क ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वार्ट्ज मटेरियल होता है जिसका यूज जनरली वॉच के निडल बनाने के लिए यूज किया जाता है। सीजियम क्लॉक पढ़ोगे आप, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्वार्क, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स नहीं है, अलग से ही क्वार्क टॉपिक आया तो मैं क्वार्क को एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वार्क है क्या। तो बताया था ना आपको कि अभी तक आप ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज अ नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि उसका फर्दर डिवीजन नहीं है। बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का फर्दर डिवीजन आया है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं तो जो पार्टिकल मिलता है, या ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस पार्टिकल से मिलके बना होता है उसको हम क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो क्वार्क क्या है, इट इज फंडामेंटल, particle of, it is a fundamental particle of proton and neutron, because proton and neutron को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्वार्क मिलता है। और बताया था जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फर्दर डिवाइड हो गया, क्या मिला? क्वार्क। इसका मतलब है कि क्वार्क प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का डिवीजन नहीं आया अभी। देखिए क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? क्वार्क वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अपने को जितने टाइप से मतलब है वो है दो। कौन कौन सा? एक आ गया आपका अप क्वार्क, जिसको हम U सिंबल से इंडिकेट करते हैं, एंड अनदर वन इज डाउन क्वार्क, जिसको हम D सिंबल से इंडिकेट करते हैं। जो अपने काम का है क्वार्क, वो दो क्वार्क है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो आपका होता है 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। को पता है E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है, चार्ज का यूनिट, ठीक है। और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 ऑफ E, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 1/3, जहां पे E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है E का वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो इसको तो हम बाद में देखते हैं। देखिए प्रोटॉन किससे कैसे बना हुआ है, प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क होते हैं। तो जो आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है, ओके, लिसन वन थिंग, जो अभी पढ़ा है ना क्वार्क, बेसिकली ये क्वार्क फोर्स नहीं कहलाता। क्वार्क फोर्स आने वाला फोर्स है, वो गलती से लिखा गया। अभी जो फोर्स आप पढ़ा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो क्वार्क फोर्स में काउंट नहीं होता है, वो गलती से लिखा गया। बेसिकली ये नेक्स्ट में आएगा। अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखा ना, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नहीं, तो ये चीज आप इरेज कर लीजिएगा। बस क्वार्क के रिलेटेड चीजें आप ध्यान रखिएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्वार्क फोर्सेस नहीं कहलाते हैं, ठीक है। वो कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो अभी हम पढ़ेंगे। वो गलती से लिखा गया तो उसको इरेज कर लीजिएगा। प्रोटॉन जो है वो आपका क्या है? प्रोटॉन बना होता है आपका दो UUD से, दो अप क्वार्क एंड एक डाउन क्वार्क से, ठीक है। 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, इससे मिला होता है आपका, इससे बना होता है कि आपका प्रोटॉन।
ओके, कैसे? दो अप क्वार्क, दो यू रखो और एक डी रखो तो आपका चार्ज आएगा प्लस ई का। एंड जो आपका न्यूट्रॉन होता है 12th में, फिर भी और डिटेल में स्टडी करेंगे हम, ये होता है आपका यू डी डी पे, यानी न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क होता है, एंड प्रोटॉन में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। इलेक्ट्रॉन का डिवीजन नहीं है, ठीक है। अब जो हम फोर्स पढ़ेंगे वो फोर्स एक्चुअली में क्वार्क क्वार्क फोर्स कहलाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आएगा। तो ध्यान से अभी बोल रहा हूँ, पीछे जो लिखा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि वो एक आपका क्वार्क क्वार्क फोर्स है, वो नहीं है। थर्ड फोर्स जो अभी पढ़ेंगे हम वो क्वार्क क्वार्क फोर्स होगा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो बने होते हैं वो क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम थर्ड टाइप का फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्वार्क पार्टिकल था और इलेक्ट्रॉन का डिवीजन नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। थर्ड टाइप का फोर्स दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और कभी कभी इसको न्यूक्लियर फोर्स भी बोल देते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं भी लगा हो तो भी समझ जाने का कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात भी करते हैं, यानी इसको हम न्यूक्लियर फोर्स भी बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से पार्टिकल्स के बीच लगता है? तो इट एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो आपको जानना होगा न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, एंड ऑर्बिट में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल लाई करता है उस पार्टिकल को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स कहलाता है, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये दो पार्टिकल न्यूक्लियस के इनसाइड में लाई करता है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स ओनली एक्ट्स ऑन, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन inside the न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के बाहर लगता भी नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के इनसाइड में लगता है, यानी इसका बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का, और ये सिर्फ लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ठीक है, कंबाइंडली बोले तो। ओके, ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। अगर ये रिपल्सिव हो गया तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या एक प्रोटॉन थोड़ी ना होता, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो वो रिपेल करके क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये नेचर होता है। फिर ये हमेशा अट्रैक्ट करता है और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये बोलोगे कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करता है, सेम चार्ज रिपेल इच अदर। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया था कि दो चार्ज तो रिपेल करता है, तो फिर अट्रैक्ट कैसे करता है? तो उसके पीछे रीजन है कि जब ये थियरी दिया गया था, तो जब ये पता लग गया कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन्स होते हैं और बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, तो फिर तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण से ये तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, रिपेल करेगा इतना न्यूक्लियस ही टूट जाएगा, तो फिर तो पूरा एटम ही टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या होता है? नहीं होता है। तो फिर यहाँ से एक अलग कंसेप्ट आया, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतना रिपल्सन होने के बाद भी किसी किसी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें 8 प्रोटॉन होंगे, तो 8 प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सन होगा ही ना, इतना छोटा जगह में है। तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा है
जो उसको अंदर से क्या करके रखा है, बांध के रखा हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स है जो उसको बांध के रखा हुआ है, और वो प्रोटॉन पर या तो इतना पावरफुल है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन के बावजूद भी उसको खींच के रखा हुआ है। तो वो फिर वहां दिया गया कि ऐसा फोर्स जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, यानी उसको नहीं पता कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, नहीं पता उसको। बस इतना पता है कि प्रोटॉन एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, और मुझे उसको बांध के रखना है। सो इट इज independent from the what nature of charge। ये नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता ही नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ चार्ज, यानी इसको नहीं पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो सेम चार्ज लगता है। ठीक है, ठीक है। इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करता है, भले ही न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस के इनसाइड में न्यूट्रॉन जो कि कोई चार्ज नहीं है, दूसरे न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो इनसाइड द न्यूक्लियस बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब एटम नहीं दिखता है तो न्यूक्लियस कहां से दिखेगा, यानी इसका साइज जो होते बहुत स्मॉल होता है, जो नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, यानी रेंज इसका काफी कम होता है। सो इसलिए बोलते हैं हम इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये जो है आपका वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, यानी इसका रेंज की बात करो तो 10⁻13 मीटर ये न्यूक्लियस का रेडियस होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻13 मीटर होता है, यानी वो न्यूक्लियस के बाहर कभी लग ही नहीं सकता। और यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस आपने पढ़ा है या पढ़ोगे उसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज the strongest force in nature। नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं उस सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है। सबसे शॉर्ट डिस्टेंस का आता है 10⁻13 मीटर। 1 मीटर तो चलो ऑब्जर्व भी कर दो, 10⁻13 मीटर कैसे ऑब्जर्व करेंगे, यानी 1 मीटर को आप 1 पे 13 जीरो से डिवाइड कर रहे हो, इतना स्मॉल हो जाएगा जो हम नॉर्मल आई से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई फिजिकल फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा, मैग्नेटिक फोर्स में देखा, उसमें उस तरह से इसको कैलकुलेट करने का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, और अब बताता हूं कि क्यों इसको क्वार्क क्वार्क फोर्स बोलते हैं। ये किसके बीच लगा, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच, एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगा। प्रोटॉन बना किससे होता है, क्वार्क पार्टिकल से, मतलब अल्टीमेटली क्वार्क क्वार्क के बीच फोर्स लगा। दैट्स व्हाई इसको क्वार्क क्वार्क फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो गलती से पीछे ले गया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्क क्वार्क फोर्स। इसको हम क्वार्क क्वार्क फोर्स के भी नाम से जानते हैं, और नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में ये काउंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम पढ़ते हैं सबसे लास्ट फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, फोर्थ फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम वीक जरूर है लेकिन वो ग्रेविटेशनल से भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट आते हैं हम
वीक न्यूक्लियर फोर्स को वीक देना जरूरी है। अगर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है तो समझ जाएगा वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल स्टडी द फोर्थ फोर्स इज नॉन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कब लगता है? इट एक्ट्स ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। का मतलब हुआ कि ये फोर्स तभी अकाउंट यानी तभी हम काउंट करते हैं जब कोई न्यूक्लियस टूटता है। आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइट एमिट करता है, तो लाइट एमिट करने से एटम बॉम्ब में भी यूरेनियम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूक्लियस टूटता है तो उससे बहुत सारे रेज, आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशन का नाम तो सुना होगा ना आपने कि रेडिएशन निकलता है, उसमें अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन निकलता है। तो जब भी कोई न्यूक्लियस टूटता है तो लार्ज अमाउंट में आपका पार्टिकल्स और एनर्जी निकलता है। तो जब कोई पार्टिकल्स टूटता है यानी न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं। तो उस इमर्जिंग पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दैट इज नॉन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये तभी लगता है जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता हो। न्यूक्लियस अगर बंधा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियस अगर बम्बार्डमेंट किया और न्यूक्लियस को आपने तोड़ करके दूसरा एटम बना दिया तो उस टाइम पे जो पार्टिकल्स निकलता है उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए बहुत ही रेयर फोर्स होते हैं। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। उतना ही रेंज होता है जितना कि आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का था, 10⁻⁻13 मीटर। क्योंकि ये न्यूक्लियस टूटता है तब उसी टाइम पे लगता है तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर के साइज के बराबर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो अल्फा पार्टिकल निकाल सकता है, बीटा पार्टिकल निकाल सकता है और गामा रेडिएशंस निकलता है। खास करके जब कोई न्यूक्लियस टूटता है और बीटा पार्टिकल निकलता है, अल्फा बीटा गामा ग्रीक अल्फाबेट्स है, जैसे हम लोग ABCD करते हैं ना, वैसे ही ग्रीक में जो अल्फाबेट्स है उसमें अल्फा बीटा गामा काई जीटा ये सब यूज है, एप्सिलॉन वो सब यूज होता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना, डिसइंटीग्रेशन, several radiations and particles emitted। उसी में आता है एक बीटा डीके। इन बीटा डीके electrons and anti-neutrino emits। यानी जब न्यूक्लियस टूटता है और बीटा पार्टिकल निकलता है तो बीटा पार्टिकल में दो चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो पार्टिकल्स निकला ना उस पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। यानी जब तक न्यूक्लियस टूटता नहीं है तब तक इस फोर्स का कंसेप्ट नहीं आता है। टूटा तो जो पार्टिकल निकला उस पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दैट इज नॉन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी अट्रैक्टिव ही होता है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये भी नेचर में अट्रैक्टिव ही होता है। ओके, नाउ अब देखते हैं ये चारों फोर्स हो गया। इट इज stronger than gravitational force, it is stronger than gravitational force। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फटाफट रिलेटिव स्ट्रेंथ।
यानी अगर हमने क्या बोला, ये फोर्स स्ट्रांग है, ये फोर्स वीक है, ये फोर्स बहुत वीक है, तो ये तो ठीक है, चलो रिलेटिव कंपैरिजन हो गया, लेकिन कितना स्ट्रांग है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है तो कितना टाइम से स्ट्रांग है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। वो हम देख लेते फटाफट। ये चार टाइप का, ये चार फंडामेंटल फोर्स है, जितनी भी फोर्सेस आएंगे वो सारे के सारे इसी चार के कोई ना कोई पार्ट होगा। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स देख लेते हैं हम। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, देखिए क्या कहता है कि चलिए हम टेबल बना लेते हैं, इसमें नेम ऑफ फोर्सेस कर देते हैं और इसमें इधर कर देते हैं हम आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके, अब नेम ऑफ फोर्स में सबसे स्ट्रांग फोर्स क्या है आपका? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ माना जाता है सबसे स्ट्रांग है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 1। फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है इसका 10 to the power -2। थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, relative strength is 10 to the power -13, and last one is gravitational force, the relative strength is 10 to the power -38। ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब मैं बताता हूँ कि इससे हम फाइंड कैसे करते हैं या क्या कैलकुलेट होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है फोर्स, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछ दिया कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना बड़ा है, तो मैं इसको सिंबल लिख देता हूं। चल सिंबल तो मैं यहां इंडिकेट कर दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मैं शॉर्टकट में एफ SN लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, इज हाउ मच टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। मैं लिख देता हूं इसको FE, सिंबल लिया है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे कितना ज्यादा पावरफुल होगा, कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो किसका कंपैरिजन करना है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो आप क्या करो, सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिख दिया मैंने ऊपर, किससे कंपैरिजन करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो यहां लिख दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब FSN का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है? 1, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है? 10 to the power -2। तो FSN अपॉन FE आपको पता होना चाहिए, या पता आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 10 to the power -2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? पावर प्लस में 10 to the power 2 हो जाएगा। जब नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाते हैं तो पावर हो जाता है आपका प्लस में। नाउ FSN इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 to the power 2 FE। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 to the power 2 का मतलब होता है 100। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। यानी अगर आपको ये फोर्स का नाम और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो क्या कर सकते हैं, देखिए कि एफ ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर करना कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कितना है 10 टू द पावर -2 और ये कितना है 10 टू द पावर -38। रिलेटिव स्ट्रेंथ डिवाइड कर दिया, फिर एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 10 टू द पावर 36 ही बचेगा, 2 माइनस हो जाएगा। अब एफ ई इज इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब हुआ कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, इतना टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको इसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है फिजिक्स में। चलो ये पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा ऐसे करके किसी भी पूछा जा सकता है कौन कितना स्ट्रॉन्गर है कौन कितना वीक है, पूछा जा सकता है। जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर रखो, जिसके साथ कंपेयर करना है उसको नीचे रखने का वैल्यू रखो, सॉल्व कर लीजिए। फिजिक्स में एक ब्रांच डेवलप किया गया है जिसमें किसी भी चीज को बहुत ही लो टेम्परेचर पे -200 डिग्री सेल्सियस पे भी चीजों को स्टोर किया जाता है। इस ब्रांच को, इस टेक्निक को क्रायोजेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन में रिलेटिव स्ट्रेंथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स पोर्शन इसमें आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रायोजेनिक क्या है, एक ऐसा ब्रांच जिसमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे टेक्नोलॉजी को, किसी भी चीज को स्टोर किया जाता है, उसको बोला जाता है हम क्रायोजेनिक्स। ठीक है, क्रायोजेनिक्स यानी टेक्निक टू स्टोर एनीथिंग बिलो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, इस ब्रांच को क्रायोजेनिक्स बोला जाता है। और क्रायोजेनिक में अब इतना लो टेम्परेचर कहां से ऑब्टेन्ड होगा, तो इसके लिए यूज किया जाता है द लिक्विड फॉर क्रायोजेनिक्स इज, कौन कौन सा, पहला यूज करते हैं हम आपका लिक्विड नाइट्रोजन। ये अप्रॉक्सीमेट -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी -200 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री पे आइस बन जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस पे भी ये लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके अलावा यूज होता है आपका लिक्विड हीलियम का भी यूज किया जाता है जो अप्रॉक्सीमेट 150 डिग्री सेल्सियस है, उसी के आसपास है, सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को गेन करने के लिए अपने को ऐसे ऐसे कूलेंट का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स, यानी टू स्टोर एनीथिंग बिलो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। और इस क्रायोजेनिक टेक्निक का यूज किया जाता है लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। यानी अगर आपका लाइफ है मान लीजिए 50 साल, लेकिन आप चाहते हैं 150 साल जीना, तो आप इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर बैंक है अमेरिका में जिसको बोलते हैं alcor.org, alcor.org, आप चाहो तो सर्च कर लेना। इसका नाम है लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। ये बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं कि अभी आया। यानी इसके हेल्प से आप अपने लाइफ को चाहो तो 150 साल से 200 साल तक जिंदा रख सकते हो, उससे भी ज्यादा जिंदा रख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जितने, उसमें होता क्या है कि आपको अपना बॉडी को
इस बैंक को डोनेट करना पड़ेगा। बॉडी डोनेट कर दिया, हम करते क्या, वो लिक्विड इन्वायरमेंट के लिक्विड नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में रखते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी को उसमें डाल देते हैं, क्योंकि डालोगे इतना लो टेम्परेचर बॉडी श्रिंक हो जाएगा, तो उसको वो उस इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी के सिर्फ ब्रेन के जो केमिकल रिएक्शंस है उसको छोड़ करके हमारे बॉडी के बाकी सारे पोर्शन का केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, वो स्लो डाउन कर देता है, एक्सट्रीमली स्लो डाउन। अब हमारे बॉडी में रिएक्शंस होंगे ही नहीं तो हमारा बॉडी डेवलप नहीं होगा, हमारा बॉडी डेवलप नहीं होगा तो चीज़ें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो हमारा बॉडी एज इट इज मेंटेन रहेगा। यानी अगर मान लीजिए कि मैं 20 ईयर के एज में कोई अपना बॉडी डोनेट करता है और 50 साल बाद उस इन्वायरमेंट से निकालते हैं, तो उसमें एज में डिफरेंस मुश्किल से 10 दिन या 20 दिन का ही होगा। यानी वो एग्जैक्टली 20 साल से ही वो स्टार्ट करेगा। क्योंकि हम बूढ़े होते हैं, जब बच्चे से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, इस सब के पीछे केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होता है। सिर्फ ब्रेन के रिएक्शंस को छोड़ दिया जाता है। ब्रेन को रिएक्शन अगर डेड हो गया तो पूरा बॉडी ही साफ हो जाएगा। सिर्फ ब्रेन के कुछ रिएक्शंस को एक्टिवेट छोड़ता है, उसके अलावा बॉडी में सारे रिएक्शंस को जो है वो आपका स्लो डाउन कर दिया जाता है। रिएक्शन स्लो डाउन होगा तो रिएक्टेंट्स बचा ही रह जाएगा। 50 साल बाद निकालेंगे तो वहां से रिएक्टेंट शुरू करेगा, यानी रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो फिर हमारा लाइफ वहां से बढ़ना स्टार्ट होगा। इसको लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन है, ये बता दिया। आप सर्च करोगे तो आपको पूरा डिटेल में टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कि बेसिकली ये जो क्रायोजेनिक्स में ऑब्टेन कैसे करते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक्स टेक्निक में हम ऑब्टेन कैसे करते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बेसिक फंडामेंटल जो थियरीज था वो इस चैप्टर में सारा का सारा कवर हो गया। और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर 1 था वो सारा का सारा पॉइंट जो है यहाँ पे वो आपका कवर हो गया, ठीक है। जनरली लोग बोलते हैं कि ये फंडामेंटल है, ये क्या पढ़ने का, डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पढ़ाते हैं, बट ये सब चीज़ें बेस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका 11th का पहला चैप्टर का कंप्लीट ये चीज़ें। उसके अलावा बहुत सारा कुछ जो है वो आपके एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये पार्ट कर लीजिएगा, तो आपका वो जो फिजिक्स का फंडामेंटल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम फिजिक्स को स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है। वैसे आपके बुक में कोई सिलेबस में है नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर समझना है या फर्दर आपकी चीज़ों फिजिक्स के टॉपिक को समझना है तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को स्टडी करना जरूरी होता है। यानी उसमें स्क्वायर रूट जो है, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं ईजी वे में, बाकी मेथड तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट से। लॉगरिदम मैथ्स में हो सकता है कई लोगों का लॉगरिदम आया भी नहीं होगा, अभी फर्दर लॉगरिदम पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। लॉगरिदम है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ये मैथमेटिकल टूल्स में, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सारे मैथमेटिकल टूल्स में आते हैं। तो हम नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल नाम का पूरा लेक्चर ही स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके।